गुड मॉर्निंग। आज टेस्ट है, तैयार हो? ठीक है। क्या पढ़ रही थी? पारिस्थितिकी तंत्र, यही पढ़ रहे थे ना? बातें बिल्कुल बंद कर दो। इकोसिस्टम की बात करते हैं। देखो इधर, बताओ इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? एजी टेंसले ने। इकोलॉजी का पिता कौन है? रीटर। और इकोसिस्टम का पिता कौन है? ऑडम। दोनों साइंटिस्ट अलग अलग है, ध्यान रखना। इकोसिस्टम बोले तो अलग बात करनी है, इकोलॉजी बोले तो अलग बात करनी है। इकोलॉजी विज्ञान की शाखा है जिसमें जीव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, जबकि इकोसिस्टम किसी सतह पर उपस्थित समस्त सजीव निर्जीव घटक कहलाते हैं। इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। सजीव का मतलब जो जीवित है, बायोटिक फैक्टर है, और निर्जीव अजैविक घटक होते हैं। फिर हमने कहा सजीव घटकों को हम सबसे पहले तीन प्रकार से बांटते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सूर्य प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में बनाते हैं। भोजन के लिए किसी प्रकार से दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, वह स्वपोषी जीव हमेशा उत्पादक कहलाते हैं। फिर हमने बात की थी आगे कि उपभोक्ता वो जीव होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। इन्हें हम तीन प्रकार से बांटा था: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी के अंदर केवल उनको बांटा था हर्बीवोरस जो केवल घास फूस खाते हैं। द्वितीयक में मांसाहारी थे लेकिन वो दूसरों के भोजन बनते हैं। तृतीयक टॉप कंज्यूमर है जो किसी का भोजन नहीं बनते हैं। फिर हमने कहा अपघटक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन मृत जीव जंतु और सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं। यहां तक हमने कल लास्ट पढ़ा था। और जाते जाते मैंने कहा था कि कीटाहारी पादप जो इंसेक्टा प्लांट्स होते हैं वो कार्निवोरस मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन वो प्यारे मित्रों कीटों को सिर्फ नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ही खाते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पेड़ पौधे कभी भी उपयोग में नहीं ले सकते, हमेशा उनको नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में चाहिए। इसीलिए कीटों के अंदर नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में होती है, कीटों को वो मारते हैं। मित्रों याद रखना, एक बार कंपटीशन के अंदर प्रश्न ऐसे भी आया कि कीटाहारी पादप जिस मिट्टी में उगते हैं वहां किसकी कमी होती है मित्रों? नाइट्रोजन की पूर्ति हो, कमी होगी तभी तो कीटों को वो खाएंगे। वो उसने अभी प्रश्न पूछे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो आगे, कोई दिक्कत? बढ़े तो इकोसिस्टम के बाद इकोसिस्टम के जैविक घटक पढ़ रहे हैं, और जैविक घटक ही अभी चलेंगे आज पूरे 2 घंटे। आज अपन जैविक घटक ही करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला, फिर पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला के प्रकार, फिर पढ़ेंगे प्यारे मित्रों खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, फिर पढ़ेंगे 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम, और उसके बाद पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला के पिरामिड्स। ये आज के टॉपिक रहेंगे क्लास के अंदर। तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग लगाओ खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। लिखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खाद्य श्रृंखला। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। फूड चेन किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? देखो मेरे प्यारे मित्रों, शब्द को रटने की जरूरत नहीं है। शब्द क्या लिखा है? खाद्य। और खाद्य के बाद आगे क्या जोड़ा है? श्रृंखला। तो क्या हुआ? खाने की श्रृंखला। तो जीवों को खाने के आधार पर
जब एक सीधी रेखा में व्यवस्थित किया जाता है तो इसको हमेशा खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आया समझ में कुछ? हम पढ़ क्या रहे हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक, और जैविक घटकों को एक दूसरे को खाते हैं। और जैविक घटक जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो खाने के आधार पर खाद्य हो गया खाना, और श्रृंखला का होता है रेखा, सीधी रेखा, चैन। तो खाने के आधार पर जब जीवों को एक सीधी रेखा में व्यवस्थित किया जाए तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? खाद्य श्रृंखला कहा जाएगा। जैसे प्यारे मित्रों, खाद्य श्रृंखला जो भी होती है वो हमेशा प्रारंभ कहाँ से होगी? तो याद रखना, खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होती है उत्पादक से। किससे प्रारंभ होगी मित्रों? उत्पादक से। और समाप्त किस पर हो जाएगी? तो याद रखना, समाप्त हमेशा होगी तृतीयक, या हम इसको क्या बोला था मित्रों? शीर्षस्थ उपभोक्ता पर समाप्त होती है। इन्हीं की खाद्य श्रृंखला में कौन से जीवों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो हम कहेंगे अपघटक को कभी भी सम्मिलित नहीं करते। याद हुआ कुछ? हम पढ़ क्या रहे हैं? खाद्य श्रृंखला। पढ़ क्या रहे प्यारे मित्रों? फूड चेन। खाने के आधार पर जीवों को एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करना क्या कहलाएगा? खाद्य श्रृंखला। हो गया पहला शब्द याद? खाने के आधार पर जीवों को सीधी रेखा में व्यवस्थित करना, खाने की श्रृंखला क्या कहला देगी? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ कहाँ से होगी? उत्पादक से। और समाप्त कहाँ होगी? शीर्षस्थ उपभोक्ता पर। तो यही समाप्त हो गई तो कौन से जीवों को सम्मिलित नहीं किया? अपघटक, डिकम्पोजर को। ये भी प्रश्न सीधे पूछे जा सकते हैं। ये तो खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ कहाँ से होगी और समाप्त कहाँ होगी? तो कौन से जीव शामिल नहीं होंगे? अपघटक। ध्यान रखना मेरे प्यारे मित्रों, खाद्य श्रृंखला में जो भी जीव हम लिखते हैं उस जीव को हमेशा क्या कहा जाता है? पोषक स्तर। क्या कहते हैं मित्रों? इंग्लिश बोले तो ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? पोषक स्तर, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, जिसको हमेशा किससे लिखते हैं? टी से लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखते हैं मित्रों? टी से। जैसे प्यारे मित्रों, मैंने सबसे पहले आपके सामने लिख दिया घास। क्या लिखा? मान लो घास को खा गया कौन? हिरण। और मान लो हिरण को कौन खा गया? भेड़िया। और भेड़िया को कौन खा गया? शेर। तो मित्रों ये क्या हो गई? खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः अधिकतम कितने पोषक हो सकते हैं? 4। और याद करो, पोषक स्तर को हमेशा क्या लिखते हैं? टी। तो T1, T2, T3, T4। और बेटा ये टी है, इनको क्या बोलते हैं? पोषक स्तर। क्या बोलते हैं इनको? और याद रखना, खाद्य श्रृंखला सदैव प्रारंभ कहाँ से होगी? उत्पादक से। फिर क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता। फिर मित्रों द्वितीयक उपभोक्ता। और लास्ट में क्या होगा? तृतीयक, या शीर्ष में इसलिए क्या नाम दिया? शीर्षस्थ उपभोक्ता। तो याद करो, शुरू कहाँ से होगी? समाप्त कहाँ होगी? तो कौन से जीव सम्मिलित नहीं है? अपघटक। बताओ याद हुआ क्या कुछ? हम पढ़ रहे हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? जीवों को खाने के आधार पर एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करना क्या कहलाएगा? खाद्य श्रृंखला। जो सदैव प्रारंभ कहाँ से होगी? समाप्त कहाँ होगी? तृतीय उपभोक्ता पर। इसमें उपस्थित जीवों को क्या कहते हैं? पोषक स्तर। जिसको किससे लिखते हैं? टी से। तो अधिकतम पोषक स्तर सामान्यतः कितने होते हैं? 4। कौन से जीव सम्मिलित नहीं होते हैं? अपघटक। याद हो गया? इससे बाहर कुछ होता नहीं है। जितने भी पॉइंट होते हैं सब मैंने आपके बोल दिए। लिख दें इसको, अच्छे से लिखो। नींद खुली कुछ? अरे नींद खुली भाई सबकी? नहीं तो सो जाओ फिर। देखा, कल तो बच गए, आज ही नहीं बचोगे, ध्यान रखना। हाँ
प्रतिक्रिया होगी फिर देख लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, क्या बोल रहा था? खाद्य श्रृंखला। लिखो खाद्य श्रृंखला। बुला दिया सब मेरे को तो। बोलो भाई, हेडिंग लगाया क्या? लिखो, जीवों को खाने के आधार पर जीवों को बाहर फेंका जाता है। ये तो नहीं लिखना, वापस बोलता हूं, मजाक में बोल दिया हो तो मैंने एक्चुअली हुआ क्या, वापस सुनो सभी। मैंने शायद 3 से 4 बार बोला जीवों को, तेज ने कहा है, तो मैंने कहा वापस कहा जीवों को खाने के आधार पर, फिर उधर कहा है, फिर मैंने कहा जीवों को खाने के आधार पर, फिर बोला है, मैंने कहा बाहर फेंका जाता है। देखो, जीवों को खाने के आधार पर एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करना, एक सीधी रेखा में जीवों को खाने के आधार पर एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करना खाद्य श्रृंखला कहलाता है। सीधी रेखा में व्यवस्थित करना खाद्य श्रृंखला कहलाता है, जो सदैव उत्पादक से प्रारंभ होकर तृतीयक या शीर्षस्थ उपभोक्ता पर समाप्त हो जाती है। तृतीयक या शीर्षस्थ उपभोक्ता पर समाप्त हो जाती है। तृतीयक या शीर्षस्थ उपभोक्ता पर समाप्त हो जाती है। खाद्य श्रृंखला में कभी भी अपघटक को सम्मिलित नहीं करते। खाद्य श्रृंखला में अपघटक को सम्मिलित नहीं करते। अपघटक को सम्मिलित नहीं करते। डीकंपोजर अपघटक को सम्मिलित नहीं करते। लिख दिया? लिखो, खाद्य श्रृंखला में उपस्थित जीवों को पोषक स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में उपस्थित जीवों को पोषक स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में उपस्थित जीवों को पोषक स्तर कहते हैं, जिन्हें टी से लिखा जाता है। जिन्हें टी से लिखा जाता है। टी से लिखा जाता है। खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः चार पोषक स्तर होते हैं। सामान्यतः 4 पोषक स्तर होते हैं। लिखो जैसे, बोर्ड पे लिख दो ऐसे।
तो प्यारे विद्यार्थियों, जागते रहो और पड़ोसी को भी जगाते रहो। पढ़ तो रहे हो ना? क्या पढ़ रहे पता तो है ना? वाह, तब तो ठीक है। बायोलॉजी, बहुत बढ़िया जी। पता तो है ना पढ़ क्या रहे हैं? क्या? यस सर, यस सर पढ़ रहे। खाद्य श्रृंखला याद हो गई होगी, इतनी बोली मैंने अब तक तो। खाद्य श्रृंखला की डेफिनेशन याद ही हो गई होगी ना? कोई मतलब नहीं है। चेक कर रहे हैं सर हम, आप बोर्ड पे कैसा पढ़ते हो, चेक कर रहे हो? यस सर, ना तो है ही नहीं कहीं जिंदगी में भी। चलो आगे। यस सर, ये तो बोलना ही पड़ेगा। चलो लिखो, टाइप ऑफ फूड चेन, खाद्य श्रृंखला के प्रकार। खाद्य श्रृंखला के प्रकार। बताओ कितने प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती है? 3। कौन कौन सी? 1, 2 और 3। देखो, खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार की होती है, सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। नॉर्मली कितने प्रकार की होगी मित्रों? 3। कौन कौन से? 1, 2, 3। चलो इधर बोर्ड पे देखना, पहले समझना, कोई दिक्कत है तो पूछना, फिर आगे बढ़ेंगे। खाद्य श्रृंखला क्या होता है समझ में गया ना? खाद्य मतलब खाना, श्रृंखला मतलब चैन। किसकी चैन? खाने की चैन। रटने की जरूरत ही नहीं है। खाने की चैन में सबसे पहले क्या होना चाहिए? उत्पादक। लास्ट में क्या होना चाहिए? तृतीयक उपभोक्ता। कौन नहीं होता है? अपघटक। कितने होते हैं? 4। क्या कहते हैं? पोषक स्तर। किससे लिखते हैं? टी से। खत्म। अब प्रकार की बात करते हैं। कोशिश कर रहा हूं क्लास की बात क्लास में याद हो जाए। क्या मेरी प्रयास सफल होगा? कुछ कुछ हो रहा है, कुछ आप वापस भी पढ़ते हो घर जाके, तो कुछ कुछ प्लस कुछ कुछ बराबर बहुत कुछ हो जाएगा। और आज के टेस्ट के पेपर में अच्छे प्रश्न दिए हैं, प्रयास किया है, पढ़ा हुआ भी दिया जाए, कुछ नया भी दिया जाए ताकि दिमाग में कुछ सोचा जाए। मिक्स वेज में पेपर दिया है, लेवल बिल्कुल एलडीसी का रखा है, अच्छे से टाइम लगा पेपर में, बट पेपर ढंग का दिया है? मतलब पढ़ा हुआ नहीं है, लेट आए, वो एक अलग मैटर है मैडम, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, बट पेपर जरूर देना ताकि कोई भी प्रश्न एग्जाम में एक आध रिपीट हो जाए तो भी अपन को फायदा। दूसरा मित्रों, पेपर से ये पता चल जाएगा कि आपको याद कहाँ रहा और भूले कहाँ हो, मतलब अपन कौन सी चीज भूल चुके हैं। ये एग्जाम और पेपर और प्रश्न की प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगा कि वो चीज, वो प्रश्न आपसे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हुआ, कोई ना कोई चीज मिस हुई। समझे आप? इस तरह से तो अच्छे से देना, बाकी बात करेंगे कल पेपर होने के बाद। पहले कुछ भी बोलने से ज्यादा पहले काम करना चाहिए। ये जब पेपर हो तब पूछना मैं क्या कह रहा हूं, पेपर के ऊपर निर्देश मिल जाएंगे। हाँ, टॉपर्स के नंबर बताऊंगा। ओके, हाँ, वो जो भी होगा एक प्रोसेस होता है रिजल्ट का, वो क्या होगा तुम जानो, तुम्हारे प्रोसेस निकालने वाले जाने। मैं तो सिर्फ पेपर बता सकता हूँ, प्रश्न बता सकता हूँ, उत्तर बता सकता हूँ। ठीक है, प्रश्न बता दूंगा, बस थोड़ा सा 11 बजे तक रुक जाओ। चलो, बात फालतू बात करने से कोई मतलब नहीं है। और आप देखो, मैं इधर उधर की बात ज़्यादा नहीं करूँगा, और मेरा काम सिर्फ एक ही है, और वो मैंने लगभग आधे से ज़्यादा कर दिया, कोर्स कराना। और मेरा तो हो ही गया, एक टॉपिक बचा है बायोटेक, एक ही तो बचा है टॉपिक बायोटेक।
बायोलॉजी तो हो गई आपकी, अरे बायोलॉजी तो हो गई ना, बातों ही बातों में कोर्स हो गया है महीने भर के अंदर ही, 2 महीने करा दिया ना बहुत जल्दी, और एक भी बिंदु छोड़ा नहीं है मैंने, अच्छे से अच्छा बार बार बोलने का प्रयास किया है। अब जिम्मेदारी आपकी होगी। एक बात बताओ, जब इतना समय पे टाइम पे कोर्स हो जाएगा तो प्रैक्टिस करने का कितना बढ़िया मजा आएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, नई चीजें भी मिलेगी। और जो बंदे कहते हैं ना कि सर हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना, तो खूब समय दे दिया मैंने, जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया, अच्छे से रिवीजन कर लो और अब बार बार प्रैक्टिस करो। और पुराने पेपर को जरूर करना, विशेष फोकस रखना है। बाकी समय आएगा जो जो हम टेस्ट भी लेते रहेंगे और आपको मैं नए प्रश्न भी देता रहूंगा जो क्लास में नहीं हुए और मुझे आपको जानकारी देनी है तो पेपर के माध्यम से देता रहूंगा, ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे सभी शब्द बंद हो जाते हैं। लिखो आगे नेक्स्ट। तो क्या बोल रहे थे अपन, खाद्य श्रृंखला के प्रकार। नंबर इधर पहले तीनों प्रकार डिस्कस करता हूं, उसमें क्या प्रश्न बनेंगे उसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, खाद्य श्रृंखला के प्रकारों की बात करूं तो नॉर्मली 10 तक तो हम कहते हैं कि 3 प्रकार होते हैं स्थान के आधार पर, घास स्थल, जलीय और परजीवी। लेकिन मैं थोड़ा सा ढंग से पढ़ा के फिर इन नॉर्मली चीज पे बढ़ता हूं। ध्यान रखना प्यारे मित्रों, खाद्य श्रृंखलाएं 3 प्रकार से बांटी गई है। पहली है ग्रास, ग्राजिंग, चबाइंग, चारण। समझ गए? तो चारण खाद्य श्रृंखला, कौन सी खाद्य श्रृंखला? चारण, मतलब जो घास से शुरू होती है। दूसरी है मित्रों, उसको हम बोलते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला। कौन सी? पैरासाइटिक, परजीवी खाद्य श्रृंखला। और तीसरी है मित्रों जिसको अपन कहते हैं अपघटनी खाद्य श्रृंखला। बताओ कितनी हो गई खाद्य श्रृंखलाएं? 3। मित्रों ध्यान रखना, चारण खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें हमेशा श्रृंखला शुरू कहां से होगी? घास से, क्योंकि याद करो उत्पादक तो होना चाहिए पेड़, घास चरने वाली। घास को कौन खाएगा मित्रों? जैसे हिरण खा गया, और हिरण को कौन खा गया? शेर। तो बताओ अधिकतम 4 होते हैं, मिनिमम 3 भी हो सकते हैं। और जैसे जल के अंदर छोटे छोटे पादप होते हैं, उसको अभी याद करो, कल मैंने कहा भी था पादप प्लवक कहते हैं अपन, फाइटोप्लैंक्टन। इसको कौन खाएगी? छोटी मछली। और छोटी मछली को कौन खाएगी मित्रों? बड़ी मछली। तो ये भी एक क्या हो गई? खाद्य श्रृंखला, खाने की श्रृंखला। याद रखना, इसको हम परभक्षी खाद्य श्रृंखला भी कह सकते हैं। कौन सी श्रृंखला? एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? ये भक्षण, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, तो परभक्षी खाद्य श्रृंखला भी कह सकते हैं। इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं जीवों का आकार बढ़ता है और जीवों की संख्या में कमी आती है। तो यहाँ जैसे आगे बढ़ेंगे आकार में तो क्या होगी बेटा? वृद्धि, और संख्या में क्या आएगी? कमी। बताओ घास ज्यादा होगी, हिरण कम होंगे, शेर उससे भी कम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? घास की बजाय हिरण का आकार बड़ा होगा और हिरण की बजाय शेर का आकार बड़ा होगा। तो ये हो गई आपकी पहली श्रृंखला, जिसको हमने क्या नाम दिया? चारण खाद्य श्रृंखला। याद हो गई कुछ? ऐसी श्रृंखला जो घासफूस से शुरू होगी, चढ़ने वाले जीवों से होगी, इसलिए बोल दिया चारण। ग्रजिंग, खाने वाले, तो परभक्षण हो गया, खाने के कारण पूरे जीव को ही खा जाते हैं, ये परभक्षण हो गया। और याद रखना, इस खाद्य श्रृंखला में हमेशा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जीवों की संख्या में क्या आएगी? कमी, और आकार में क्या होगी? वृद्धि। ये हो गई पहली। दूसरी प्यारे मित्रों परजीवी, यानी कि दूसरे जीव के ऊपर रहना। ये तो गया खाना, यह है रहना प्लस भोजन प्राप्त करना। परजीवन, दूसरे के ऊपर जीवन, ये तो परजीवन। तो मित्रों यहां जैसे सबसे पहले मान लो पेड़ है, कोई खाद्य श्रृंखला शुरू तो उत्पादक से होनी चाहिए ना, तो पेड़ होगा। पेड़ के ऊपर कौन रहते हैं? पक्षी। तो पक्षी पेड़ पर रहते हैं कि नहीं रहते? और वहीं से फल फ्रूट खा करके, पत्तियां खा के अपना भोजन भी तो प्राप्त कर सकते हैं। तो परजीवन हुआ कि नहीं हुआ?
और पक्षियों के ऊपर कई सारे कीट भी रहते हैं। जैसे जूं पड़ गई पक्षी के ऊपर तो जूं कीट हुआ नहीं हुआ, तो वो भी तो पक्षी के ऊपर रहता है और खून चूसता है, भोजन प्राप्त करता है, तो जीवन उसके ऊपर हुआ नहीं हुआ। तो ये कैसी हो गई? पैरासाइटिक, पर जीवन खाद्य श्रृंखला। तो पेड़ पर कौन हुआ और पक्षी पर। यहां हम याद रखना इसका उल्टा है। यहां आगे बढ़ने पर आकार में तो क्या हुई, और यहां आगे बढ़ने पर आकार में क्या हुई और संख्या में क्या हुई, और यहां आगे बढ़ने पर आकार में होगी कमी और संख्या में होगी वृद्धि। तो एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी और एक पक्षी पर ही पता नहीं कितने कीट हो सकते, तो उल्टा हुआ नहीं हुआ। और मित्रों अगली कौन सी है? अपघटी, ऐसी श्रृंखला जो इन दोनों से अलग है। पहले तो दोनों से अलग होगी, इसमें ऊर्जा का उपयोग, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग नहीं होता, इन दोनों में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है। यहां मित्रों मृत पोषक पदार्थ होंगे, सेफेरोफाइट कहते हैं, और इनको कौन खाएंगे? सूक्ष्म जीवाणु। याद करो कौन खाएंगे? तो बस ये दो ही स्तर हुए इसमें। सबसे पहला मरा हुआ जीव जंतु, सड़ी हुई वस्तु, उस पर कवक सवाल, कवक आ गई या जीव आ गए और उसको अपघटित करके नष्ट कर देते हैं। तो बताओ सबसे छोटी हुई कि नहीं हुई? तो प्रश्न आ जाए, दो ही स्तर हुए इसमें, तो सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला कौन होगी? और ये तो अपघटक सबसे छोटी होगी, जिसमें पहले जीव होंगे ज्यादा और वो अपघटित करेंगे, और वहीं पर ये श्रृंखला क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों? समाप्त। तो कितने प्रकार की हो गई? 3। कोई दिक्कत? लिखा दो शब्दों में, तो लिखो लिखो पहला चारण खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला बोलो, लिखो यह खाद्य श्रृंखला उत्पादक से प्रारंभ होकर, यह खाद्य श्रृंखला उत्पादक से प्रारंभ होकर तृतीयक उपभोक्ता पर, उत्पादक से प्रारंभ होकर तृतीयक उपभोक्ता पर समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ने पर, इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ने पर जीवों की संख्या में कमी आती है। जीवों की संख्या में कमी आती है। जीवों की संख्या में कमी आती है तथा आकार में वृद्धि होती है। तथा आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होती है। इसे परभक्षी खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं, एक दूसरे को खा करके नष्ट कर लेते हैं। परभक्षी, इसे परभक्षी खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। इसे परभक्षी खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। कौन सी श्रृंखला कहेंगे बेटा? परभक्षी खाद्य श्रृंखला। लिखो, यह स्थान के आधार पर दो प्रकार की होती है। यह स्थान के आधार पर दो प्रकार की होती है। यह स्थान के आधार पर दो प्रकार की होती है।
स्तन के आधार पर कितने प्रकार की होती है मित्रों? दो। कौन कौन सी? एक ही और एक वो, दो। देखो नंबर एक, वापस ए पॉइंट करके इसमें दो प्रकार लिखा ना स्तन के आधार पर। ए पॉइंट कौन सा होगा बताओ? हाँ लिखो, स्थलीय या घास स्थल, ऐसे लिखो, ग्रास लैंड, घास स्थल खाद्य श्रृंखला। नंबर एक, ग्रास लैंड फूड चेन, घास स्थल खाद्य श्रृंखला। होगी ना स्थलीय? घास स्थल खाद्य श्रृंखला, जो घास से शुरू हो रही है, घास से। लिख दो जैसे ये वाला पहला बिंदु, घास हिरण शेर, बस इतना सा लिख दो। घास स्थल खाद्य श्रृंखला, जैसे घास, घास को खाया हिरण, हिरण को खाया शेर। देखो देखो कौन खाया? शेर खाया। समझ में आया? क्यों भाया और भाया? आया और गया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी लिखो, एक्वेरियम फूड चेन, जलीय खाद्य श्रृंखला, जलीय खाद्य श्रृंखला, जलीय खाद्य श्रृंखला। दूसरी लिखो, जलीय खाद्य श्रृंखला, जलीय खाद्य श्रृंखला। लिखा? लिखो साहब इसमें जलीय खाद्य श्रृंखला लिख दो। जल में होगी, एग्जाम्पल वो वाली लिख दो, पादप प्लवक। इसमें शब्दों में लिखने की कहाँ जरूरत है? जो जल में होती है स्थान के आधार पर ही है। जलीय खाद्य श्रृंखला लिखा? लिखो एग्जाम्पल, पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन, छोटी मछली, बड़ी मछली। तो हो गई पहली। चारण, कोई दिक्कत चारण में? पक्का? बढ़ो आगे तो लिखो परजीवी खाद्य श्रृंखला, पैरासाइटिक फूड चेन, परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला लिखा सा? पक्का? तो लिखो, इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में एक जीव दूसरे जीव के ऊपर, इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में एक जीव दूसरे जीव के ऊपर अपना जीवन यापन करता है। एक जीव दूसरे जीव के ऊपर अपना जीवन यापन करता है। एक जीव दूसरे जीव के ऊपर अपना जीवन यापन करता है तथा इसमें आगे बढ़ने पर जीवों की संख्या बढ़ती है। इसमें आगे बढ़ने पर जीवों की संख्या बढ़ती है तथा आकार में कमी आती है, तथा आकार में कमी आती है। जीवों की संख्या में तो होगी मित्रों वृद्धि और आकार में होगी कमी। लिखो जैसे एग्जाम्पल, पेड़, पक्षी, कीट। एग्जाम्पल लिखो, पेड़, पेड़ पर आएंगे पक्षी, पक्षियों पर आएंगे कीट। एग्जाम्पल, पेड़, पेड़ पे पक्षी, पक्षियों पे कौन होंगे प्यारे मित्रों? कीट। तो दिक्कत होगी नहीं?
पक्का? बढ़ो आगे, तो लिखो नेक्स्ट, अपरदी खाद्य श्रृंखला। अपरदी लिख दो, अपरदी या अपघटनी, दोनों ही शब्द लिख दो। पहले लिखो अपरदी, अपरद भी बोलते हैं ना, अपरदन। अपघटनी, अपरदी, ले 100 बकिया ने 1 लिख लिया। अपरदी या अपघटनी खाद्य श्रृंखला। कहां से शुरू होगी? यहां से होगी। कहां से है भाई? हाँ, लिखो, यह मृत जीव जंतु से शुरू होती है। मृत जीव जंतुओं से शुरू होती है। किससे शुरू होगी मेरे प्यारे मित्रों? मृत जीव जंतुओं से शुरू होती है। लिखो, मृत जीव जंतुओं से शुरू होती है। यह सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला होती है। यह सबसे नैनी, यह सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला होती है। यह सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला होती है। बस बहुत है, लिख दो एग्जाम्पल। मृत पोषक पदार्थ, या सीधा लिख दो मृत पोषक और सीधा लिख दो सूक्ष्म जीव या अपघटनी जीव। मृत पोषक और खाएंगे कौन? सूक्ष्म जीव या अपघटनी जीव, जो इसको अपघटक करते हैं। जैसे गिद्ध खा लिया, अपघटनी जीव। अपघटनी जीव या तो माइक्रोबैक्टीरिया या सूक्ष्म कोई जीव, अपघटनी जीव जैसे गिद्ध। तो मृत को सीधा खाया, 2 स्तर हुए, तीसरा कोई स्तर इसमें होगा नहीं। तो सबसे छोटी होगी नहीं हुई, क्योंकि स्त्री कितने हुए? 2, यहाँ कम से कम कितने हैं? 3, और ये 2, और ज्यादा कितने हो सकते हैं? 4। बढ़ो आगे, तो ये हो गई खाद्य श्रृंखला के प्रकार। कोई दिक्कत इसमें? मैंने पूरा लेवल रखने का प्रयास किया है, और लेवल के साथ ये प्रयास किया कि शब्द कम से कम हो, पेज कम से कम बढ़ाने का प्रयास किया, ताकि नोटबुक एक से ज्यादा नहीं भरे, और एक नोटबुक रहेगी तो पढ़ने में आसानी हो। केवल लिख करके राजी नहीं होना है, उसको याद भी रखना है। हाँ, बड़ी बड़ी फेंक दूं कोई मतलब नहीं है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट, मैंने आते ही बोला था ना आज के क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? खाद्य श्रृंखला पढ़ा दिया। फिर क्या बताया? खाद्य श्रृंखला के प्रकार हो गए। फिर अभी भी याद नहीं है 10 मिनट पहले की बात। 10 मिनट पहले तो बोला था मैंने, बोल दिया। लिखो, एनर्जी फ्लो इन फूड चेन। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह है भाई बे। क्या सोच के आते हो तुम सुबह सुबह हैं? जबकि प्यारे मित्रों, मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थी सुबह सुबह बड़ी मुश्किल से नींद से जंग जीत कर आते हैं, तो इनका एक भी मिनट खराब नहीं किया जाए। इसलिए मेरा पूरा प्रयास होता है टाइम पे क्लास को शुरू करना और समाप्त करना। करता हूं भाई। कुछ सफलता मिली क्या इसमें मेरे को? समय खराब तो नहीं किया ना मैंने आपका? पूरा प्रयास करता हूं, पर कई बार हो सकता हो जाए। हालांकि होने तो मैंने नहीं दिया, पर नींद का कोई भरोसा नहीं है। आपको आ सकती है तो मेरे को भी आ सकती है। चले, पर आपके बायोलॉजिकल क्लॉक इतनी तगड़ी हो गई है कि अलार्म की जरूरत होती नहीं है, और अपन आलस करके पढ़ भी जाए तो नींद नहीं आती आपको, क्योंकि आपके सपने आपको सोने नहीं दे रहे।
यस सर। और कुछ आता है सर? मुश्किलें तो आएगी भाई, तो हमेशा याद रखना मुश्किलें आदमी का हौसला बढ़ाती है। मान लो आप पढ़ रहे हो, नींद आ गई, तो ये मुश्किलें तो है अपने लिए। भूख लग गई, बैठे बैठे का मन नहीं लगा। अच्छा, रोज पढ़ने का मन हो कोई जरूरी नहीं है, हर दिन एक जैसा मूड हो कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मुश्किलों से तो हमें लड़ना पड़ेगा। तो याद रखना मुश्किलें आदमी का हौसला बढ़ाती है, और अगर नहीं लड़े तो टूटते हुए ख्वाबों की परत हकीकत दिखाती है। यूं न हारे मुसाफिर, ठोकरें हमेशा आदमी को चलना सिखाती है। फिर मैं कभी नहीं बोलूंगा, ताली नहीं, सख्त नफरत। काम एक ही है अपना, हंसता खेलता आपका चेहरा होना चाहिए, साथ में मेरा भी। हाँ, और आराम से मस्ती से याद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पढ़ाई को कभी भी बर्डन नहीं समझना, बोझ नहीं समझना है। पढ़ाई को आनंद के साथ पढ़ना चाहिए। कैसे? लिखो ऐसे। अभी देख लो, आप पढ़ ही रहे हो, तो हम पढ़ क्या रहे बता सकते हो कोई? खाद्य श्रृंखला। क्या पढ़ रहे हैं? और उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं? ऊर्जा का प्रवाह। याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, कोई भी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसका जाना कहलाता है स्थानांतरण। क्या कहलाता है? ट्रांसफर, स्थानांतरण। लेकिन कोई भी ऊर्जा जब एक से दूसरे रूप में जाए तो उसको स्थानांतरण नहीं कहते, इसको कहते हैं फ्लो, प्रवाह। तो याद रखना, ऐसे ही पूछ ले, ऊर्जा का एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में जाना कहलाता है स्थानांतरण, प्रवाह, ट्रांसफर। ऐसे दो ऑप्शन दे दे, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो याद रखना, ऊर्जा कभी स्थानांतरित नहीं होती है, ऊर्जा का सदैव प्रवाह होता है। इसीलिए मैंने क्या लिखा? ऊर्जा प्रवाह। एनर्जी फ्लो होता है, प्रवाह होता है, स्थानांतरण नहीं होता है। कभी सत्य असत्य कथन आए, कर लोगे मेरे प्यारे भाई? बढ़ो आगे भले ही। जैसे देखो, सबसे पहले आपके पास कौन थी? याद करो वो पल जो बीते थे आज, नॉट कल। सब हमारे पास क्या थी? अरे घास को कौन खाया और हिरण को कौन भाया? मैं बार बार एक ही श्रृंखला लिखूंगा ताकि दिमाग में एक सेट रहे और गड़बड़ घोटाला नहीं हो। तो सबसे पहले कौन आई? क्योंकि खाद्य श्रृंखला कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है? क्या? शेर पे। ले हमला शेर तर। कहने का मतलब समझ गए किस पर खत्म होगी? तृतीय उपभोक्ता, चाहे कोई भी हो। अच्छा, घास सबसे पहले ऊर्जा बनाएगी प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, और यही ऊर्जा फिर किस में आएगी? और हिरण से फिर चेता में। हाँ, शेर में। ले बेटा, शेर लिख देता हूं। अरे ज्यादा याद अपन को क्या रहता है? शेर, ताकि घोटाला नहीं होना चाहिए। मुझे तो इस आपको समझाना है, आने वाला कुछ भी दे सकता है। तो बताओ, घास से ऊर्जा किस में गई और हिरण से किस में गई? बताओ, घास को किसने खाया? तो परभक्षण किया कि नहीं किया? कि परजीवन हुआ? परजीवन और परभक्षण में अंतर पता है? क्या बोला मैंने? परभक्षण और परजीवन। बताओ, दोनों में फर्क क्या है? परभक्षण में खाना, खा करके उसका सत्यानाश कर लेना, और यहाँ उससे ऊपर रह करके आराम से अपनी जिंदगी ऐश करना। तो आप परजीवी हो अभी। किसके ऊपर? अपने माता पिता पर। आप किसके ऊपर निर्भर हो? माता पिता पर। याद करो, उन्होंने एक दिन में कह दिया आज तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं बंद, तो सुबड़ा साफ हो जाएगा। और पता नहीं ये जोश जोश में कैसे कहते हैं आजकल के लड़के लड़कियां, तुमने मेरे लिए क्या किया है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है आजकल सोशल मीडिया पर देखते समय कि आजकल, बुरा मत मानना, मतलब आप लोगों को 20 साल 25 साल जिस माँ बाप ने पाला पोसा वो रो रहे हैं,
उनके सामने मिन्नतें कर रहे हैं कि बेटा घर चल लो, और क्या कहते हैं, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। मतलब कैसे कह सकते, मुझे ये समझ में नहीं आया। मतलब आप लोगों को जिन्होंने पाला पोसा, अपने खुद का भोजन कम करके आपके लिए भोजन बचाया, खुद की आवश्यकताओं को कम करके आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति की, खुद कपड़े नए नहीं पहन के आपको नए कपड़े पहनाए, याद करो, खुद के लिए पैसे खर्च नहीं करके आपके ऊपर पैसे खर्च किए, और फिर कहते हो आपको मैं नहीं जानता। तो बड़ा खतरनाक है। कृपया अपनी संस्कृति को, अपने माता पिता की संस्कृति को, अपने भारतीय संस्कृति को मत भूलो। थोड़ा सोचो और याद करना, जिंदगी में, जीवन में रोज सुबह उठते सोते समय एक बार आंख बंद करके अपने माता पिता का स्मरण करो और देखो कि जिस दिन अपना सिलेक्शन होगा उस दिन अपने माता पिताजी का चेहरा कैसा होगा। इस दुनिया में माँ एकमात्र ऐसा है मित्रों अपने लिए जो कभी ये नहीं चाहती कि अपनी जिंदगी में आंसू आए। माँ कभी नहीं चाहेगी आप रो, बाकी किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहते हैं ना, वो मेरा ऐसा, वो मेरा ऐसा खास है, वो मेरा मित्र। एक सेकंड लगती है बदलने में, एक सेकंड। ये तो बहुत बड़ा समय दे रहा हूं मैं, एक सेकंड का। इसलिए ध्यान रखना, ये दुनिया बड़ी लुटेरी है। किस पे विश्वास नहीं करना, विश्वास खुद पे करना और आगे बढ़ना। और करोगे तो मरोगे, ध्यान रखना। बात किसकी कर रहे हैं, भक्षण की। फिर वो क्या कर लेगा, पर भक्षण खा जाएगा। और खा रहा है नहीं खा रहा है, तो घास को कौन खा रहा है और हिरण को कौन खा रहा है। तो बताओ ऊर्जा सबसे पहले कहां बनी, और घास से कहां गई और हिरण से कहां गई। तो बताओ जो ऊर्जा घास से हिरण में आई और हिरण से शेर में गई, क्या वापस हिरण में आ सकती है, क्या वापस घास में आ सकती है, नहीं आ सकती मित्रों। अर्थात खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कितनी दिशाओं में हुआ, एक दिशीय। कितनी दिशा, यूनि डायरेक्शनल। होगा कि नहीं होगा। और वो किधर से किधर होगा, वो होगा बेटा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। लिखो, आया समझो, सत्य सत्य कथन। लिखो मेरे प्यारे मित्रों, लिखो खाद्य श्रृंखला में, लिखो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। कभी भी उपभोक्ता से, कभी भी उपभोक्ता से उत्पादक की ओर, कभी भी उपभोक्ता से उत्पादक की ओर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अर्थात सदैव, अर्थात सदैव एक दिशीय होता है, यूनि डायरेक्शनल। अर्थात सदैव एक दिशीय, एक दिशीय, यूनि डायरेक्शनल, एक दिशीय होता है। लिख दिया। तो ये हो गया मित्रों खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो। नेक्स्ट लिखो, खाद्य श्रृंखला में, अगला बिंदु हेडिंग लिखो, खाद्य श्रृंखला में %10 ऊर्जा प्रवाह का नियम। लिखो वेरी इंपॉर्टेंट,
यही आया था SI, यही आया था RS-प्री, यही आया था रेट, यही आया था आपके SSC। एक स्तर से अगले स्तर में ऊर्जा कितनी जाती होता है 10। ये बहुत बार आता है, ये नियम छाया रहता है कंप्यूटेशन के अंदर, इसलिए विशेष आपको याद रखना पड़ेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? खाद्य श्रृंखला की। खाद्य श्रृंखला क्या है? व्हाट इज द फूड चेन? खाद्य श्रृंखला क्या है? जीवों को खाने के आधार पर एक श्रृंखला, एक चैन में रखना। कहां से प्रारंभ होती है? उत्पादक से। कहां समाप्त होती है? तृतीय उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में उपस्थित जीवों को क्या कहते हैं? पोषक स्तर। क्या कहते हैं मित्रों? पोषक स्तर को किससे लिखते हैं? T से। कितने अधिकतम हो सकते हैं? 4, मिनिमम 3, और 2 भी तो हो सकते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी? चारण, परजीवी और अपघटे। चारण 2 प्रकार के, स्थान के आधार पर जल और घास स्थल। चारण खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ने पर जीवों की संख्या में कमी और आकार में वृद्धि। परजीवी में आकार में कमी और जीवों में वृद्धि। हो गया उल्टा दोनों में। और अपरदी खाद्य श्रृंखला सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला होगी, जो हमेशा उत्पादक से प्रारंभ न होकर सूक्ष्म जीव, पोषक पदार्थ, अपघटी पदार्थों से, मृत जीव जंतु से शुरू होती है और उसी दूसरे लेवल पर ही सूक्ष्म जीवों पर समाप्त हो जाती है। इसलिए इसको सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और ये खाद्य श्रृंखलाओं का अपवाद भी मानी जाती है, क्योंकि ये उत्पादक से कभी प्रारंभ होगी नहीं, जबकि खाद्य श्रृंखला तो किससे प्रारंभ होनी चाहिए थी? उत्पादक से। तो ये अपवाद भी मानी जाती है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सदैव किधर से किधर होगा? उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। यानी कि कितनी दिशा में होगा? एक दिशा, यूनि डायरेक्शनल। अब तक पढ़ा वो पूरा याद है? इतने तो पढ़ा अब तक हमने पूरा, एक बार रिवाइज भी करा दिया मैंने अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा प्रयास बीच बीच में रिवाइज करना पे, ताकि याद रहता रहे और लिंक छूटे नहीं। हाँ मित्रों, ये नियम किसने दिया? लिखो, प्रतिपादक, देने वाला साइंटिस्ट। और उसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों लिंडेमान। लिंडेमान साइंटिस्ट ने दिया था खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम। किसने दिया? लिंडेमान नामक साइंटिस्ट ने। याद रह जाएगा? देने वाला दाता कौन है? लिंडेमान नामक साइंटिस्ट। अच्छा, क्या नियम है पहले समझ ले, फिर लिखें। तो इधर, उधर नहीं, इधर। किधर? इधर। इधर किधर? बोर्ड के। बहुत बढ़िया। इतने होशियार कब से हुए रे? है भाई? मैं क्या, मेरे अलावा और भी तो क्लासें होती है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हो। हिस्ट्री पढ़ रहे हो? आर्ट कल्चर? हाँ, तो आर्ट कल्चर पढ़ रहे हो, फिर बिंदी लगा रहे हो, हिंदी कर रहे हो ना? किसकी? अरे हिंदी पढ़ रहे हैं कि हिंदी कर रहे हो? हाँ। नेक्स्ट मित्रों, सबसे पहले बताओ खाद्य श्रृंखला शुरू कहां से होगी? जहां से होगी वहीं से होगी, घास से। घास को कौन खाएगा? हिरण। और हिरण को कौन खाएगा? क्या बात करते हो? तो बताओ, एक प्रश्न पूछ लूं, उत्तर दोगे? सोच के देना। अटीपट हो गई तो 100% गलत है, क्योंकि मेरा प्रश्न हमेशा कॉन्सेप्ट बेस होता है, रटा रटाया नहीं। कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। लॉस, घास, हिरण, कुत्ता, शेर।
क्या प्रश्न तो पूछे ही नहीं, क्या यही है? मतलब बिना प्रश्न पूछे उत्तर दे देते हो। वाह 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 वाह, क्या बात है शेरों। मतलब बिना प्रश्न के उत्तर पहली बार देखा है। एक तो मित्रों पहली बार बिना प्रश्नों के उत्तर देना हमने सीखा था आरटेट 2012 के अंदर। ये रीट होता ना मित्रों, जो भी कल परसों है, ये 2012 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार इसको लागू किया था। उस समय मैं पढ़ा रहा था 11 के अंदर, तो शुरुआत में पहली बार रीट आया। इसके अंदर 2 भाषा लेनी पड़ती है, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, फिर एक साइकोलॉजी होती है और फिर एक आपका टीचिंग सब्जेक्ट होता है। तो कुल मिला के 5 भागों में विभाजित है। अब पहली बार आया तो लोगों को समझ में नहीं आया कि लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, संस्कृत, गणित, रामायण, समझ। तो लोग क्या किया, हिंदी तो कर ली। अब किसी ने जोश जोश में शुरू में इंग्लिश भर दी, किसी ने संस्कृत भर दी ना, आम आवाम वयम सवाम सिम स्वाहा हो गया, राम रामो रामा पल्ले नहीं पड़ा। तो उस समय क्या किया, अधिकतर विद्यार्थियों ने किया सर जितना समय आया था वो कर लिया, लास्ट में पेपर बंद किया और किया बी 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 सी 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 डी 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 डी, क्योंकि वो केवल क्वालिफाई करना होता है। तो वहां बिना प्रश्न पढ़े उत्तर दिए इनके आज आपने दिए हैं। प्रश्न क्या पता नहीं क्यों, क्योंकि नंबर लाने हैं 90 मतलब 60%, और एक सब्जेक्ट के अंदर अगर अपन बी भरे तो कितने प्रश्न सही हो सकते हैं? प्रायिकता कितनी % होगी? 25%। तो इसका मतलब 12 नंबर तो आएंगे आएंगे। तो कोई मतलब नहीं आपका ऐसा बोलने। देखो इधर सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? घास। घास को किसने खाया और हिरण को किसने खाया? शेर ने। अच्छा प्रश्न बोलता हूं, चलो भूल गया उसको, बहुत पीछे चला गया, 10 साल पुरानी बात। चलो इधर प्रश्न सुनना, निम्न में से कौन ऊर्जा की दृष्टि से खाद्य श्रृंखला में सबसे शक्तिशाली है? कौन कह रहे? 1, हाँ ऊर्जा की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली, 2, 3 और 4। सबसे शक्तिशाली उत्तर तो 2 जनों दिया शेर का, तो बाकी सब घास में। कौन होगा ऊर्जा की दृष्टि से? घास। कौन होगा मित्रों? शेर नहीं। टिपा मत ठोकना। आप कहोगे सर कैसे? तो देखो ऐसे। जब प्रश्न, मेरा प्रयास ये है मित्रों प्रश्न के माध्यम से बताना, ताकि आपको दिमाग में क्लिक करेगा, हाँ सर ने प्रश्न दिया था और शेर उत्तर नहीं था, घास। कैसे? देखो ऐसे। बताओ सबसे पहले ऊर्जा कहां बनेगी? मान लो इसने कितनी % ऊर्जा बढ़ाई? जितनी बढ़ी टोटल इसके लिए 100 ही हुआ। उस 100 का मतलब जितनी ऊर्जा प्राप्त की उसका 90% ये अपने शरीर पर क्या करेगा और 10% शरीर में क्या रखेगा? संचित। क्या रखेगा? स्टोर रखेगा, ताकि भविष्य में रोटी नहीं बने तो हम खा सके। आप भी तो रखते हो 10%, सभी रखते हैं। जितनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं प्रत्येक पोषक स्तर, उस ऊर्जा का 90% तो क्या करेगा और 10% क्या रखेगा? सेव। तो हिरण इसको खाएगा तो ऊर्जा कितनी आएगी? क्या 90? वो तो खर्च हो गई, राख हो गई, खाक हो गई। 10 ही आएगी ना मित्रों। इस 10 का 90% ये अपने शरीर पर क्या करेगा और 10 का 10 सेव। फिर ये 10 का ये खाएगा तो 10 ही तो आएगी। ये 10 का 90% खर्च करेगा और 10 का 10 सेव रखेगा। तो याद करो 10 का 10, 0.1 10 का 10, 0.01 10 का 10। तो आगे आगे बढ़ते बढ़ते ऊर्जा कम होगी कि नहीं होगी? तो सबसे कम किस में हुई और सबसे ज्यादा किस में हुई? इसलिए उत्तर मैंने क्या दिया? आया समझ में क्यों? तो लिखो मेरे भाई। बोलो सा क्या?
ये नियम और तो क्या। देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के, हाँ एक मिनट लिखा दूं पहले, थोड़ा सा पहले बोलेगा, बोल। 10% कैसे आई? ये तो नियम है बेटा। सुनो मेरे, एक मिनट रुकना। हाँ हाँ बोल बेटा, क्या कह रहा है? हाँ 100 का 10 सेव रखी। अच्छा बताओ, ये 90% ऊर्जा तो खर्च हो गई, राख हो गई, खाक हो गई, कोयला बन गया, राख बन गया, तो आएगी क्या? तो बची कितनी? तो 10 को कौन खाएगा? तो हिरण में कितनी आई? 10%। किसका? इसका। अब इसने 10 का 90% क्या किया वापस? ये तो प्रकृति का नियम है कि जो भी ऊर्जा जितनी प्राप्त करता है उसका 10% तो रखता है सेव और 90% करता है शरीर पर खर्च, श्वसन और पाचन में। तो बताओ इसने कितनी खर्च की? 90। तो पीछे कितनी बची? किसका? इस 10 का 10। फिर इसने क्या किया? इसको खाया, तो इसमें कितनी आई? 10। 10 ही आई ना। ये तो खर्च हो गई, राख हो गई, खाक हो गई, कहां से आएगी? तो कहना क्या चाहते हो? नहीं आया समझ में? तो आएगा भी नहीं। इसे सिंपल तो हो ही नहीं सकता मेरे भाई। तेरा दिक्कत कहां है ये बता मेरे पहले। खड़ा हो आराम से। हाँ तुम्हें लफड़ा बता तभी मैं समझूं कि उसको दूर कैसे किया जाए। एक मिनट में समझने देना, इसके दिमाग में क्या घूम रहा है उसको पकड़ने देना। बोल। 10 का 1% आएगा, बिल्कुल सही है। पर बेटा मैंने वैल्यू निकाली क्या? मैंने कहां पर वैल्यू निकाली बता? एक ही तो आएगी, तो एक कितना हुई? तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि कान पकड़ो ना, थोड़ी पकड़ रहा हूं, पकड़ तो कान ही रहा हूं ना, तो सही है ना। कोई भी पोषक स्तर जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है, जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है, चाहिए जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है, कितनी जितनी प्राप्त करता है उसका 90% खर्च करता है और 10% सेव रखता है। ये तो हुआ। कहां डर है भाई? 0.1 सही है बेटा, पर हम परसेंटेज वैल्यू निकाल कहां रहे? हम तो सिर्फ समझा रहे। आया ठा पड़ा? वाह, मन में गलती नहीं। अरे भाई देखो, मन है, इंसानी दिमाग है, इधर उधर उलझ सकता है, मन में विचार आ सकते हैं, भाव आ सकते हैं, पर उन विचारों को, उन भावों को दबाना पड़ेगा, नहीं तो उनको समझना पड़ेगा। कैसे? कोशिश करूंगा समझाने का। अब कोई दिक्कत किसी को? पीछे आपको तो आती नहीं, पढ़े तो आई नहीं, कहां से आई? लिखो लिखो, क्या लिखना था? इस नियम के आधार पर, इस नियम के आधार पर, अच्छा वही बात होगी ना, इस नियम के अनुसार, बात तो वही होगी रे। मैंने एक लाइन एक दिन शायद आपको बोला था, याद करो, कि मेरे रटा हुआ नहीं रहता है। मैंने आपको कहा था जब भी आप कह दोगे हैं तो यहां 0, मतलब मुझे वापस बोलूंगा तो वही। देखो कैसे, इस नियम के अनुसार या इस नियम के आधार पर जो जीव जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है 90% खर्च, 10% स्थानांतरण। इस नियम के अनुसार जो जीव जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है, बात तो वही हुई ना। शब्द बदल सकते हैं, लैंग्वेज वही होगी। तो लिखो साहब, इस नियम के अनुसार, हाँ आधार पर, एक ही बात है, आगे मैं सहम कर दूंगा, ठीक है। आधार पर खाद्य श्रृंखला में उपस्थित, खाद्य श्रृंखला में उपस्थित, खाद्य श्रृंखला में उपस्थित प्रत्येक जीव, ब्रैकेट लिखो, पोषक स्तर, जीव को ही तो कहते हैं प्रत्येक जीव, या क्या बोल सकते हो? पोषक स्तर भी तो कह सकते हैं। प्रत्येक जीव या पोषक स्तर प्राप्त ऊर्जा का 90% भाग, 90, प्राप्त ऊर्जा का 90% भाग अपने
श्वसन व पाचन पर खर्च करता है। 90% भाग अपने श्वसन व पाचन पर खर्च करता है, अपने श्वसन व पाचन पर खर्च करता है, तथा शेष 10% ऊर्जा अपने शरीर में अपने शरीर में संचित रखता है, अपने शरीर में संचित रखता है। संचित रखता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में प्राप्त ऊर्जा का 10% भाग प्रवाहित होता है या स्थानांतरित होता है। लिख दो समझने के लिए, प्रवाहित या स्थानांतरित होता है। कितनी ऊर्जा आगे से आगे प्रवाहित होगी मित्रों? 10%। ये हो गया आपका 10% ऊर्जा का नियम। लिखो, इस नियम के अनुसार खाद्य श्रृंखला में, नेक्स्ट लाइन, इस नियम के अनुसार खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की दृष्टि से, इस नियम के अनुसार खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली उत्पादक, इस नियम के अनुसार खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की दृष्टि से, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली उत्पादक तथा सबसे कमजोर, सबसे शक्तिशाली उत्पादक यानी कि घास तथा सबसे कमजोर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। सबसे कमजोर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। सबसे शक्तिशाली कौन होगा मित्रों? और सबसे कमजोर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। लिख दिया सा? तो ये हो गया आपका खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम। अब क्या बचे हैं? लिखो, खाद्य जाल, फूड नेट या वेब, फूड वेब, खाद्य जाल, खाद्य जाल। फूड वेब किसकी बात करेंगे? खाद्य जाल की, फूड वेब की। देखो इधर, प्यारे विद्यार्थियों, ये बताओ मुझे सबसे पहले खाद्य जाल क्या है? आपको ये पता होना चाहिए। देखो, जैसे हमारे पास मान लो घास है, कौन है मित्रों? और इस घास को कौन खाया? हिरण। और हिरण को कौन खाया था प्यारे मित्रों? शेर। अब जैसे मित्रों मान लो घास को कौन खा गया? मेंढक। मेंढक को कौन खा गया? सांप। और सांप को कौन खा गया? बाज या चील। एक ही बात है।
मान लो घास है मित्रों, घास को कौन खा गया? बकरी। बकरी को कौन खा गया? कुत्ता। और कुत्ता को कौन खा गया? चीता। माना कि ऐसा हो सकता है। मान लो मित्रों घास है, घास को कौन खा गया? खरगोश। खरगोश को कौन खा गया? भेड़िया। और भेड़िया को कौन खा गया? बाघ। हो सकता है? क्यों नहीं? क्यों भाई? अब देखो, जितनी ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं होगी और जितने ज्यादा जीव होंगे, जितने ज्यादा खाने की ऑप्शन होंगी, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही ज्यादा संतुलित होगा। यानी कि पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र क्या हुआ? पर्यावरण ही हुआ मित्रों, उतना ही ज्यादा संतुलित होगा। याद करो, पर्यावरण की सबसे छोटी इकाई पारिस्थितिकी तंत्र को माना जाता है। कहाँ? जीव। पारिस्थितिकी की इकाई, पारिस्थितिकी की इकाई जीव, और इकोसिस्टम किसका इकाई है? खाद्य। क्या करते हो? इतना अच्छे से एक एक बिंदु बना के पढ़ाया है, टुकड़ों में बांट के पढ़ाया है, ताकि इधर उधर घोटाला नहीं हो। फिर वही हो गया जो संभावना थी। जिसकी प्रबल संभावना है कम से कम उसको तो छोड़ो। एक काम करो, आज घर जाके इकोलॉजी आज पूरा हो जाएगा, तो घर जाके अच्छे से रिवाइज करो। अरे कम शब्दों में पढ़ाया, कम से कम लिखाया, पूरा बताया, ताकि कंफ्यूजन न हो मेरे भाया और भाया। फिर भी हो रहा है। तो रामायण कहाँ लिखाई मैंने? बिंदु बिंदु चला। तो बेटा अच्छे से रिवीजन करो। एक ही तरीका है कंफ्यूजन दूर करने का, गुड रिवीजन गुड रैंक, नो रिवीजन सिलेक्शन नो रैंक। तो बहुत दूर की बात है, नो सिलेक्शन। रोल नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो इधर सीधी सी बात है। याद करो, एग्जाम भी दिए हैं, रिजल्ट भी आया है, पेपर भी हुआ है। क्या हुआ रे? तूने वो एग्जाम दिया था ना गांव में, क्या हुआ? वो कोर्ट में है। तो उसका रिजल्ट पता नहीं। अब कोर्ट का मामला आपको ही पता है साहब, कितने लंबे चलते हैं। बोले इतने खतरनाक बहाने होते लोगों के, पूछो मत। और आपसे पूछा जाए कि तुम्हारा वो रिजल्ट आ गया, हाँ, तो उसमें सिलेक्शन आधा नंबर से रह गया बस। मतलब फिक्स रटे रटाए शब्द है। उन आधा नंबर वालों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत कर दी सरकार ने। बताया क्या? रीट का। रीट केवल क्वालिफाई है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि आधा नंबर से रह गया। इज्जत बचाओ अभियान चल रही है विद्यार्थियों की। इज्जत बचाओ और रीट पास करके मेंस का सर्टिफिकेट पाओ। हो रहा कि नहीं हो रहा है? जो ये आधा नंबर पावर नंबर कर रहे थे, उनकी लंका लग गई इधर। तो याद रखना, 2018 में सेकंड ग्रेड शिक्षक की भर्ती हुई थी। पेपर काफी हार्ड था बायोलॉजी वाला। तो जब पेपर देख कर आए तो मैंने भी विद्यार्थियों से इधर उधर पूछा कितने नंबर आ रहे? तो कोई कह रहा सब 270 आ रहे, कोई 260 आ रहे, 255 आ रहे, 245 आ रहे। तो मैंने कहा पेपर टफ था तो इतने नंबर आ सकते। और जब मेरिट छूटी मित्रों तो कट ऑफ गई 198 नंबर। तो मैंने उन 70-80 वालों से पूछा, बेटा नहीं हुआ सर। मैंने कहा तेरे 270 आ रहे थे ना, तो आधे नंबर से रहा होगा। तो ध्यान रखना, फैकोलॉजी कई बार बड़ी खतरनाक भारी पड़ जाती है इधर। तो बेटा बाज शेर शिकार पे निकला, अगर हिरण नहीं मिला तो किसको खा सकता है? बकरी को खा सकता है, कुत्ता को खा सकता है। अच्छा, अगर शिकार पे निकला चीता और उसको नहीं मिला मित्रों कुत्ता, तो किसको खा सकता है? हिरण को। किसको खा सकता है? खरगोश को। किसको खा सकता है? अच्छा, सांप निकले बाघ साहब, तो ये नहीं मिला तो इसको, इसको, इसको और इसको खा सकते। तो बेटा खाने की ऑप्शन जितने आता, सांप बाज निकला, सांप नहीं मिला तो किसको खा सकता है? खरगोश को खा सकता है सीधा। तो याद रखना मित्रों, खाने के ऑप्शन जितने ज्यादा होंगे तो जाल जितना ज्यादा जटिल होगा, तो पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण उतना ही ज्यादा संतुलित होगा। याद करो, कल मैंने एक ऑप्शन दिया था आपको,
एक उदाहरण दिया था शादी वाला कि भाई ऑप्शन जितने ज्यादा होंगे उनमें से कोई 2-3 मिटाई 2-3 जीव समाप्ति हो जाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और मान लो शेर और हिरण दो ही है, कोई दूसरा जीव ही नहीं है, तो अगर हिरण नहीं मिला तो शेर। समझ में आया? इसलिए कहा जाता कि जैव विविधता ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जैव विविधता क्या है? जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं, इसी को तो जैव विविधता कहते हैं मित्रों। तो याद रखना ये होता है खाद्य जाल। आया समझ में? तो लिखो एक लाइन, लिखो दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर, दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर, दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती है। दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती है। खाद्य जाल का निर्माण करती है। खाद्य जाल में जितने ज्यादा जीव होंगे, खाद्य जाल में जितने ज्यादा जीव होंगे, खाद्य जाल में जितने ज्यादा जीव होंगे वह उतना अधिक स्थायी होगा, वह उतना अधिक स्थायी होगा तथा पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण संतुलित होगा, तथा पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण संतुलित होगा। पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण संतुलित होगा। इसलिए कहते हैं कि जीव ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। आया समझ में? जीव क्यों बचाओ, इसीलिए। तो ये होता है मित्रों खाद्य जाल। आया समझ में? कुछ बढ़ो आगे, इसको लिखने की जरूरत थोड़ी है, ये तो समझाने के लिए लिखा है मैंने। शब्दों से समझ जाओगे कि लिखोगे? लिखोगे तो चलो लिख दो, जो चाहता है लिख दो, जिसको लिखना है जाल बना दो। जी का जंजाल है ये तो पूरा ही। अब कहां से शुरू करें, ये दिक्कत आ रही है कहीं को। घर से स्टार्ट तो घर से ही किया था, सुबह उठे तब। तो खाद्य श्रृंखला हो गई, खाद्य श्रृंखला की प्रकार हो गए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह साफ लिखा हुआ है वो हो गया। हाँ, तीर बना लो ताकि भगवान रामायण याद आ जाए थोड़ी। सिलेबस था ना, कोई रख रहा था नहीं? लास्ट भाई। हाँ बेटा, हाँ मजबूरी है बेचारा, क्या कर सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना पढ़ाई क्या रही? उत्पादक उपभोक्ता क्या थे फिर? पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक पढ़ाई रहा हूं ना। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्कर, बस एक शब्द बचा है, टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक ही टॉपिक बचा है आज, फिर आपकी ये भी कंप्लीट हो गया है। तो ज्यादा लंबा नहीं है अब टॉपिक, कुछ जल्दी अपन इसको फ्री कर देंगे, पर बीच में थोड़ा सा एक ब्रेक होगा। अब गांव जाके आ सकते हैं, देखते हैं अभी नेक्स्ट। फिर आपके शायद नहीं हो भाई, आपके में छुट्टी की घोषणा मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एलडीसी वालों के तो पता नहीं, शिक्षक भर्ती में जो जा रहे हैं उनकी तो छुट्टी होगी। चलो तो बढ़े आगे।
और किसकी बात करते हैं? खाद्य, लिखो अगला बिंदु, खाद्य श्रृंखला के पिरामिड। लिखो खाद्य श्रृंखला के पिरामिड। खाद्य श्रृंखला के पिरामिड। तो पिरामिड किसको कहते हैं? क्या होते हैं खाद्य श्रृंखला? मिस्र के पिरामिड नहीं पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री थोड़ी पढ़ा रहा हूं। मिस्र के पिरामिड तो अलग चीज है बेटा, और ये पिरामिड्स अलग। वैसे वो सेम ही है, बस थोड़े अलग है। हाँ, पहले हेडिंग लिखते हैं, समझते हैं, फिर बात करेंगे। खाद्य श्रृंखला के पिरामिड्स। क्या होता है पिरामिड्स? क्या होते हैं पिरामिड्स? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, सुनना ढंग से। बेटा पिरामिड सबसे पहले बनाए थे खाद्य श्रृंखलाओं की, उस साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स अल्टॉन। पहले तो फैक्ट की बात कर लूं। सबसे पहले खाद्य श्रृंखला के पिरामिड किसने बनाई? चार्ल्स अल्टॉन नामक साइंटिस्ट ने बनाई। पहला बिंदु याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खाद्य श्रृंखलाओं को ग्राफ के रूप में लिखना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करना, लिखना ही कहलाता है पिरामिड्स। और जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो कोई ना कोई आधार होता है। जैसे याद करो, क्रिकेट का मैच देख रहे हैं तो बीच बीच में ग्राफ आता है, इधर आता है ओवर और इधर आता है रन। एक ओवर में ये पहला ओवर 2 रन आए, इस ओवर में 3 आए, इसमें सहवाग था इसलिए 15 रन आ गए, यहाँ सहवाग आउट हो गया, 0 आ गया। याद आया कुछ? तो आजकल के तो खिलाड़ी रोज आते याद रहते नहीं। पहले तो क्या खिलाड़ी थे, एक ही खिलाड़ी 5-5 साल खेलता था, याद रह जाता था। आया समझ में कुछ? तो बेटा इसके लिए हमें क्या चाहिए? रन और ओवर, यानी कि कोई ना कोई क्या चाहिए? डाटा। कोई ना कोई क्या चाहिए? बेस। और बिना बेस के कभी पिरामिड्स नहीं बनते। तो ये पिरामिड्स ही हुए। अब बेटा खाद्य श्रृंखलाओं को, उनके अंदर पाए जाने वाले जीव, तो जीव की क्या हो सकती है? संख्या। उनका क्या हो सकता है बेटा? जैव भार। और उसके अंदर क्या होती है? ऊर्जा। इनके आधार पर अगर हम ग्राफ के रूप में लिखें और इनका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाने क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला के पिरामिड्स। खाद्य श्रृंखलाओं को ऊर्जा के आधार पर, जीवों की संख्या के आधार पर और जैव भार के आधार पर एक सीधी रेखा में व्यवस्थित किया जाए तो इसको प्यारे मित्रों खाद्य श्रृंखला के पिरामिड कहते हैं। तो आया समझ में खाद्य श्रृंखला के पिरामिड क्या होंगे? कोई दिक्कत? लिखा दूं? क्या बताओ? ग्राफ बनाना। तो लिखो, है भाई, बायोमास, जीवों के अंदर पाए जाने वाली जैविक पदार्थ की मात्रा। लिखो खाद्य श्रृंखलाओं में, लिखो खाद्य श्रृंखलाओं को, लिखो सॉरी, खाद्य श्रृंखलाओं को, खाद्य श्रृंखलाओं को जीवों की संख्या, जीवों की संख्या, खाद्य श्रृंखलाओं को जीवों की संख्या, कौमा, ऊर्जा, ऊर्जा, नींद से ऊर्जा नहीं, ऊर्जा, तथा जैव भार के आधार पर,
तथा जैव भार के आधार पर ग्राफ के रूप में लिखना खाद्य श्रृंखला के पिरामिड कहलाते हैं। ग्राफ के रूप में लिखना खाद्य श्रृंखला के पिरामिड कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला के पिरामिड सबसे पहले नेक्स्ट बिंदु, खाद्य श्रृंखला के पिरामिड सबसे पहले चार्ल्स अल्टन द्वारा बनाए गए। खाद्य श्रृंखला के पिरामिड सबसे पहले चार्ल्स अल्टन द्वारा बनाए गए। चार्ल्स अल्टन द्वारा बनाए गए। क्या हो गया रे? कौन आई? कौन आया? इसकी आ गई और इसकी तो एक अनच्छी क्रिया है। चलो आगे, बस इतना बहुत है, इससे ज्यादा फिर हानिकारक है। तो लिखो, खाद्य श्रृंखला के पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट बिंदु लिखो, खाद्य श्रृंखला के पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। खाद्य श्रृंखला के पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। बताओ मित्रों, एक क्लास के अंदर शिक्षक जाता है, एक क्लास में शिक्षक आया, क्लास में विद्यार्थी बैठे हैं और क्लास अस्त व्यस्त है, विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं और शिक्षक क्लास के मंच पे पहुंच गया। बताओ, पहुंचते ही क्लास को व्यवस्थित करने के लिए शिक्षक को सबसे पहले कौन सा उपाय करना चाहिए कि उसको ज्यादा माथापड़ी नहीं हो और क्लास व्यवस्थित हो जाए? पढ़ाना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? तो वो भी बोलेगा ना, आप भी बोलो। सबसे पहले बताओ, सबसे बढ़िया तरीका जिसमें आपको एक भी बार नहीं कहना पड़ेगी चुप रहो, नहीं, सबसे पहले आप क्या करो, आते ही लिखाना शुरू कर दो। तो जैसे विद्यार्थी को लिखाना शुरू किया, चुप रुक 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 से 2 मिनट, देखना आप अपने आप क्लास व्यवस्थित हो जाएगी और मास्टर को एक बार भी नहीं बोलना पड़ेगा चुप रहो बैठो। उसको बता मैं पीछे रह जाऊंगा, इसलिए तुरंत लिखना। क्या बोला? परिस्थिति, रुक जा रे 2 मिनट, परिस्थिति देख लेना बोले आप, होगा कि नहीं होगा? पड़ोस से बोलेगा तो भी क्या 2 मिनट रुक जा। हाँ सर क्या बोल रहे हैं, रुक। इसलिए सबसे पहले क्या कर दो, लिखाना शुरू कर दो, ताकि अपने आप विद्यार्थी लिखना शुरू कर देगा। सही है कि नहीं? अजमा के देख लेना, मास्टर बनो तब। नेक्स्ट लिखो, क्या बोला मैंने? खाद्य श्रृंखला के पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। लिखो, नंबर 1 जीव संख्या के पिरामिड, ऑर्गेनिज्म नंबर। जीव संख्या के पिरामिड, वही जो बोला, जीव संख्या के पिरामिड। अब बेटा क्या, मैं तो टीचिंग मेथड पढ़ाता हूं पूरे, कि भाई टीचिंग मेथड का मतलब ये कैसे पढ़ाना, तो उनका अप्लाई पूरा करता हूं। जब विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं ऐसे पढ़ाना, तो खुद को अप्लाई करने पड़ते हैं। जीव संख्या के पिरामिड, और मैं हमेशा अप्लाई करता हूं, कोशिश हमेशा करता हूं कि उन्हीं मेथड को पूरा अप्लाई किया जाए, तो अपने आप आपकी शिक्षण सही हो जाएगा। तो पिरामिड 3 प्रकार में, पहला हमने लिख दिया किसके मित्रों? जीवों की संख्या के। अच्छे से बोर्ड पे देखना, समझना, सुनना, और दिक्कत आए तो 1 नहीं 10 सवाल पूछ लेना। पहले समझना, दिक्कत आएगी नहीं। देखो मित्रों, सबसे पहले एक श्रृंखला लेता हूं जिसका नाम है घास स्थल खाद्य श्रृंखला। याद होगी आप लोगों को मेरे हिसाब से।
जब भी पिरामिड बनाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात हमेशा याद रखना, नीचे हमेशा किसको लिखना है? उत्पादक को। और जैसे ऊपर जाओ क्या लिखोगे? इसको कभी भूलना मत कि खाद्य श्रृंखला में जब भी आप पिरामिड बनाओ तो नीचे हमेशा कौन आना चाहिए? उत्पादक आना चाहिए। तो कभी गलत नहीं होगा, और उल्टा करते ही गलत हो जाएगा। अब मित्रों, सबसे पहले यहां कौन थी याद करो? घास। उत्पादक। घास को कौन खाया था? और हिरण को कौन खाया? शेर। कोई दिक्कत भाया? तो ये होगी पहली श्रृंखला। दूसरी श्रृंखला है मित्रों बी, जिसको मैं कहता हूं एक्वेरियम खाद्य श्रृंखला। कौन सी? जलीय खाद्य श्रृंखला। शॉर्ट लिखो चलेगा? बताओ सबसे पहले कौन होगा? उत्पादक कौन थे? पादप प्लवक। इसको कौन खाई थी? छोटी मछली। और इसको बड़ी मछली। कोई दिक्कत? फिर मित्रों तीसरी कौन सी थी याद करो? परजीवी खाद्य श्रृंखला। याद आई क्या? कौन सी? पैरासाइटिक खाद्य श्रृंखला। बताओ उत्पादक कौन था? पेड़। पेड़ पे कौन आई? पक्षी पे कौन? कीट। कोई दिक्कत? ये हो गई। अब मित्रों इधर देखो, सबसे पहले बात करता हूं मैं, तो किसकी बात कर रहे हैं? जीवों की। तो संख्या ज्यादा किसकी होगी? याद करो, इसमें संख्या कम होती है। तो ग्राफ बनाते तो क्या करते हैं? संख्या ज्यादा उसको ज्यादा एरिया, कम उसको कम। यही हुआ ना ग्राफ? या संख्या पदप्लव की, फिर बड़ी मछली तो एक आध होती है, तो संख्या ज्यादा कम। और यह ज्यादा संख्या किसकी? कीटों की। एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी, इन पक्षियों पे कीट एंड कीट। याद आया कुछ? तो संख्या यहाँ बढ़ी तो उल्टा हो गया, और यहाँ संख्या घटी तो सीधा हो गया। ग्राफ में क्या करते हैं? जिसकी वैल्यू ज्यादा उसको एरिया ज्यादा देते। तो यह वैल्यू ज्यादा, कम, यह वैल्यू कम, यह ज्यादा। कोई दिक्कत? तो बताओ किसका पिरामिड सीधा आया? जीव संख्या में घास का पिरामिड, जल का पिरामिड, और परजीवी का। बस यही एग्जाम में आता है। आरएस प्री 2021 याद करो। जीव संख्या में घास का पिरामिड कैसा है? जल का पूछा था, उत्तर था सीधा। कोई दिक्कत? तो बना लो। पूछेगा क्या? उल्टा सीधा, बस। अब ये थोड़ी आएगा पिरामिड बनाकर सचित्र वर्णन करो। है भाई? कौन सा मेंस? आरएस थोड़ी पढ़ा रहा हूं। मेंस में आएगा, आएगा लिख देना। मैं कौन सा रटा रहा हूं? पूरा बताया तो है। वैसे आप इन टॉपिकों को आरएस में भी पढ़ोगे तो सेम में है। इतना लेवल मैंने ले लिया। बस जिम्मेदारी आपकी एक ही है, याद कितना है।
हाँ बेटा बोलो, बोलो ना सर के आगे। किसने बोला? अरे किसने बोला, क्या बोला? बढ़ो आगे। नहीं, सो जाओ थोड़ी देर। हाँ बेटा, प्रश्न कैसे आएंगे, किसने पूछा? प्रश्न ऐसा आएगा, जीव संख्या के पिरामिड में घास का पिरामिड कैसा है? सीधा, उल्टा, उल्टा सीधा? या जैव भार का कैसा है, या ऊर्जा का कैसा है? बस इतना ही ऑप्शन तो यही बनेगा। या ये पिरामिड बना के 4 ऑप्शन देख ले, कौन सा सही है, यही बनता है। वैसे प्रश्न यहां से बनेगा ही नहीं, बनेगा तो ऊर्जा प्रवाह से बनेगा, सत्य कथ्य कथन का बनेगा। लेकिन आरएस फ्री 2021 में बना है, और क्या बना मैंने बोल दिया आपको। उससे ज्यादा कोई एग्जाम नहीं है राजस्थान का। भाई आरएस के जीता मैंने पढ़ा दिया, और उससे बड़ा कोई एग्जाम है नहीं राजस्थान में, तो वो क्वेश्चन तो आपके कवर हो जाएगा। आरएस के पेपर कर लेना, एसआई के पेपर कर लेना, एसएससी के पेपर कर लेना, जूनियर अकाउंटेंट के पेपर कर लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा नोट से, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकता। पर एलडीसी का तो है ही कवर। बेटा अपने लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं सब जगह सामान्य विज्ञान एक ही होता है, सब्जेक्ट अलग होता है थोड़ा सा। जनरल साइंस का मतलब कॉमन सेंस की बातें सेम ही होती है। जहां तक पहले 10th लेवल की बातें होती थी और आज भी वही है, पर आज का थोड़ा एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ा, इसलिए हमने पढ़ाने का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। हर बैच में हर जगह एक जैसा नहीं पढ़ाते, हर एग्जाम का पेपर अलग है, हर एग्जाम का पैटर्न अलग है, तभी तो हर एग्जाम की अलग प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है। नेक्स्ट बोलो तो लिखो दूसरा, जैव भार के पिरामिड, दूसरा बिंदु लिखो। ये किसके थे? जीवों की संख्या के। अब किसके पढ़ते हैं? जैव भार के पिरामिड। बोर्ड पे देखो किसके पिरामिड पढ़ा रहा हूं? जैव भार के पिरामिड। बोर्ड पे देखना अच्छे से, किसके पिरामिड है सर? अच्छे से देखो, फिर बना लेना, मैं टाइम दे दूंगा। पहले भी तो दिया है, कौन सा नहीं दिया? सबसे पहला कौन सी श्रृंखला थी? बेटा मेरे साथ साथ समझ लो, ताकि बाद में प्रश्न पूछने की जरूरत बिल्कुल नहीं रहे, नहीं तो फिर बार बार मुझसे पूछते रहोगी, और यहां ही कंफ्यूजन होता है और कहीं नहीं होता, ध्यान रखना। जैव भार में ही जलीय खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला। सबसे पहले कौन था? अरे वो कौन था? घास। घास को कौन खाया? और हिरण को मेरे भाया शेर। यहां पादप चेंज नहीं करते, सब जगह एक ही रखते हैं। यहां वृक्ष नहीं, पेड़, पेड़ पे पक्षी। तो दिक्कत खाद्य श्रृंखला में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आ रही है क्या? पक्का? तो देखो इधर बताओ किसकी बात कर रहे हैं?
जैव भार। तो सबसे ज्यादा जैव भार किसका होगा? बेटा मैं घास के पौधे की बात कर रहा हूं या घास स्थल की बात कर रहा हूं? मैंने कहा ना कंफ्यूजन होगा यहाँ, इसलिए थोड़ा ध्यान रखो। मैं घास की बात कर रहा हूं या घास के पौधे की बात कर रहा हूं, या घास के मैदान की बात कर रहा हूं? घास का मैदान, घास स्थल बोला ना। अगर एक घास का पौधा लूं तब तो भार ज्यादा किसका होगा? शेर का। हम बात करें घास स्थल पूरा, तो पूरे स्थल में सबसे ज्यादा भार किसका होगा? फिर और फिर शेर। इसलिए याद रखना इसका क्या होगा? सीधा, क्योंकि स्थल में सबसे ज्यादा घास, फिर हिरण, फिर शेर। यहां बताओ किसका होगा? बड़ी मछली को। इतनी बड़ी है, या तो पादप लव मतलब सूक्ष्म जीव जिसको हम देख ही नहीं सकते नग्न आंखों से, तो बड़ी मछली ब्लू व्हेल सबसे बड़ा है कि नहीं है? और यहां पेड़ होगा तभी तो उसके ऊपर पक्षी होंगे, पक्षियों पर कीट तो नगणीय है। तो बताओ जैव भार में घास का क्या हुआ? सीधा। घास का जल का उल्टा, और परजीवी का पूछे तो कर लोगे? वो था किसके? जीव की संख्या के, और ये किसके होंगे? जैव भार के। बनाओ। जो घास का, हाँ, हिरण का क्या कह रहा है? शेर से ज्यादा कैसे होगा? संख्या ज्यादा इसलिए। स्थल में बात करें ना पूरे मैदान की। क्या मैंने घास के एक पौधे की बात की? हाँ, क्या कह रहा है? समझे ही नहीं मैं तो। मैंने घास स्थल की बात की तो घास के पौधे की बात नहीं की, घास के मैदान की बात की। तो सबसे ज्यादा कौन हुआ? घास। तो जैव भार ज्यादा किसका हुआ? घास का। फिर किसका हुआ? हिरण का, क्योंकि हिरण की संख्या भी ज्यादा है और शेर तो एक आध होता है। तो भार कैसे निकालोगे फिर? जब संख्या ही नहीं तो भार कहां से लाओगे? भार पूरी क्लास का होगा कि अकेले का होगा? पूरी क्लास का, पूरे मैदान का बात की। हाँ भाई, हो सकता है, पर फिर भी इसके भार को क्रॉस नहीं कर सकती, इतना भार है। इसलिए समूह तो यहां भी हो सकता है बेटा, पर छोटी मछली का कितना भी समूह बना लो, ब्लू व्हेल के भार को क्रॉस नहीं कर सकते। बिल्कुल, जो यहां होगा वो नियम यहां भी अप्लाई होगा। और मैं फिर कहता हूं लफड़ा कहां होगा? यही होगा, बाकी कहीं नहीं। स्टार लगा दो, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी। हो गया सा? बना लो। कुल मिलाकर आपको इतना सा याद रखना है, सीधा किसका और उल्टा किसका।
लिखो आगे, तो लिखो तीसरा ऊर्जा की पिरामिड। इसको कौन लिख रहा है अभी तक? पहले बोर्ड वाला लिखो फटाफट, और जिन्होंने बोर्ड का लिख दिया है वो लिखो ऊर्जा की पिरामिड, एनर्जी पिरामिड्स। लिख दिया क्या? तो करो शुरू में। तो देखो बोर्ड पे, इधर उधर नहीं, इधर। तीसरा बिंदु, 3 ही नंबर लगे ना, 3 किसके पिरामिड है? ऊर्जा की। बताओ पहली खाद्य श्रृंखला क्या थी? घास स्थल। दूसरी जलीय। तीसरी देखो मित्रों, सबसे पहले कौन थी? कौन खाया और कौन खाया? से। यहां कौन खाया? यहां देखो मित्रों, बताओ 10 का 10, 10 का 10 याद आया? ऊर्जा कम होगी कि नहीं होगी? तो सबसे ज्यादा किस में? फिर 10 का दम। याद आया मित्रों? 10 का 10, 10 का 10 बोले कि कुछ भी हो, ऊर्जा तो कम होती जाएगी। और 10 का 10, 10 का 10, तो सभी क्या होंगे मित्रों? किसके? ऊर्जा के। नोट करो। हो गया होगा? चलो, तो सीधे किसके होंगे? ऊर्जा के तीनों। बोलो भाई, लिखो ना, मैंने कब मना किया?
मैंने किसी को रोका तो फिर है भाई। हाँ, ऊर्जा के तीनों सीधे 10 का 10, 10 का 10, याद करो दम, 10 का दम निकल गया पूरा। तो ये हो गए मित्रों आपके कौन से भाग, जैविक घटक कंप्लीट। जिसमें देखो बहुत आराम से सबसे पहले बात की मैंने इकोलॉजी की, फिर बात की मैंने इकोलॉजी के घटकों की, याद करो। फिर मैंने बात की इकोसिस्टम की, फिर बात की इकोसिस्टम के घटक की, सजीव निर्जीव, फिर बात की सजीव की, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, इनको श्रृंखला में व्यवस्थित करना है, खाद्य श्रृंखला, एक से अधिक खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखलाओं के पिरामिड, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह और खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम और खाद्य श्रृंखला के पिरामिड। हुआ स्टेप बाय स्टेप, कोई दिक्कत? तो वह जैविक घटक कंप्लीट। तो लिखो अजैविक घटक, अजैविक घटक, जैविक घटक कंप्लीट लिखो नंबर 2 अजैविक घटक। और अजैविक घटक में पहला लिखो मित्रों प्रकाश, प्रकाश लाइट लिखो। पहला अजैविक घटक प्रकाश, या प्रकाश को अपन क्या बोलते हैं मित्रों, लाइट। बताओ जीवों के लिए सबसे आवश्यक घटक कौन है, महत्वपूर्ण कौन है? आवश्यक तो सभी है बेटा। प्रश्न पूछिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है, ऑप्शन से उत्तर देना, कभी टिप्पा नहीं ठोकना। जल। अब बताओ, ढंग से प्रश्न सुनना, सोचना, समझना और ऑप्शन पूछो तब हाथ खड़ा करना। बेटा जीवों के लिए, जिंदा रहने के लिए, जीवन के लिए धरती पर सबसे महत्वपूर्ण अजैविक घटक किसे माना गया? ऑप्शन है पहला वायु सबसे महत्वपूर्ण, दूसरा है प्रकाश, तीसरा है तापमान और चौथा है जल। किसका उत्तर है? एक, वायु को माना गया है सबसे महत्वपूर्ण जिंदा रहने के लिए। लगभग काफी लोगों का उत्तर है वायु, ठीक है। 2 प्रकाश, कुछ का आंसर प्रकाश भी आ रहा है। तीसरा तापमान और चौथा जल। अच्छा मित्रों, प्रश्न पूछे कि कौन आवश्यक है तभी तो सभी है, लेकिन प्रश्न पूछा सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो महत्वपूर्ण तो पहला कौन हुआ? अब बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे सिंपल कोई प्रश्न हो सकता है? फिर भी गलत हो रहा है। इसका सीधा कारण है आप लोग कंसेप्ट नहीं पढ़ते हो, सीधा रटते हो। ईमानदारी से बताओ कौन कौन विद्यार्थी है जिन्होंने अभी हाल ही में लैब असिस्टेंट की अच्छी तैयारी की थी? याद खड़ा करो। तो आप तीनों बताओ इसका उत्तर क्या होगा। तीनों एकता करके आपस में मनन करके बता दो, डिस्कस करके बता दो क्या होगा। वायु। बेटा सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह होगा प्रकाश। रहने दे वायु हवान, अब कैसा सही है, हाँ, ठीक है। देखो इधर कारण बताता हूं। कई विद्यार्थी मैक्सिमम 90% ने कहा सर वायु। बेटा वायु तो आपके लिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि इसमें चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहां से आती है? प्रकाश संश्लेषण से।
अरे ऑक्सीजन कहां से आती है? और जब प्रकाश नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? और प्रकाश संश्लेषण होगा तो क्या नहीं आएगी? O2 नहीं आएगी। तो वायु का क्या चार्ट डालोगे? मैंने ऑक्सीजन थोड़ी लिखा। अरे मैंने ऑक्सीजन थोड़ी लिखा, मैंने वायु लिखा। आया समझ में? तो ये होता है शब्दों का खेल। तो याद रखना, अगर प्रकाश नहीं हुआ तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन नहीं हुई तो हम एक सेकंड भी नहीं होंगे, और हम नहीं होंगे तो वायु का, तापमान का, जल का, मिट्टी का क्या चार्ट डालेंगे? वो हमारे काम के भी नहीं है। इसलिए जिंदा रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन हुआ? प्रकाश नहीं होगा तो खाद्य श्रृंखला नहीं चलेगी। याद करो, सबसे पहले खाद्य श्रृंखला शुरू कहां से होती है? और खाद्य श्रृंखला नहीं चलेगी तो ना तो भोजन होगा ना ऑक्सीजन होगी, तो ना हम होंगे। तो बताओ, जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी कौन हुआ? सूरज भगवान, सूर्य का प्रकाश। क्योंकि धरती पर प्राकृतिक रूप से प्रकाश के स्रोत कितने? एक। और वो कौन है? तो जिंदगी, अभी जीवन धरती पर सबसे मेन कारण कौन हुआ? आया समझ में कुछ? तो लिखो एक लाइन, लिखो, धरती पर जीवों के लिए, हाँ प्रकाश हेडिंग लगाओ, प्रकाश इसके अंदर लिखना। प्रकाश में लिखो, धरती पर जीवों के लिए, धरती पर जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक प्रकाश को माना गया। सबसे महत्वपूर्ण घटक, सबसे महत्वपूर्ण घटक प्रकाश को माना गया, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही, प्रकाश को माना गया क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही ऑक्सीजन का निर्माण, ऑक्सीजन का निर्माण तथा ऑक्सीजन का निर्माण तथा खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। ऑक्सीजन का निर्माण तथा खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। आया कुछ समझ में? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कौन हुआ? प्रकाश। इसे आगे पढ़ेंगे कल। थैंक यू।